वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। तो चलिए गाइज, आज हम बात करते हैं आपके इस वीडियो लेक्चर के बारे में, जिसमें से हमने आज का टॉपिक चूज किया है बॉन्ड पैरामीटर्स। इसके पहले की वीडियो में हमने अभी तक देखा है टोटल 3 वीडियो लेक्चर, जिसमें से आपका जो लास्ट का वीडियो लेक्चर था वो था हाइब्रिडाइजेशन को आप ट्रिक के थ्रू अर्थात बहुत ही ईजी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें से जो बेसिकली आपका हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है या हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अर्थात हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक के थ्रू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आप हमारा वो वीडियो देखे होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो चलिए गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अर्थात हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एवं इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ को या आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक, तो आप इसमें हेडिंग बनाएंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक, बॉन्ड पैरामीटर्स, जिनमें से हमको देखना है टोटल 3 छोटे छोटे टॉपिक, जिसमें से पहला जो आपका टॉपिक है वो है बॉन्ड लेंथ। ठीक, क्या है? बॉन्ड लेंथ। दूसरा हमारा है बॉन्ड एंगल, और जो तीसरा है वो है बॉन्ड एनर्जी। ठीक, बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा गया है बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें देखिए 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एक बॉन्ड और दूसरा पैरामीटर। पैरामीटर का यहाँ पे सेंस ये है, या पैरामीटर का मतलब ये है कि इस बॉन्ड को देखने के लिए, अर्थात बॉन्ड से जुड़े हुए क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बॉन्ड के बारे में बताते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई कह दे आपसे कि लंबाई के पैरामीटर्स क्या होते हैं, लंबाई आप कैसे जानेंगे, तो आप कहते हैं कि लंबाई के पैरामीटर मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर होते हैं, जो लंबाई के बारे में व्यक्त करते हैं, उसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से बॉन्ड के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, यानी कि बॉन्ड के बारे में अगर अच्छी जानकारी चाहिए, तो उससे जुड़े हुए यानी रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना पड़ता है। इसमें एक टॉपिक और है आपका, जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हम पढ़ते हैं MOT थ्योरी में, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। हालांकि हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर नहीं देखना है, हमको देखना खाली 3 चीज़ें, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। आई होप आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड पैरामीटर का मतलब क्या है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या है ये भी एक समस्या है, अर्थात आप ये सोच रहे होंगे कि बॉन्ड क्या है, तो देखिए बॉन्ड कुछ नहीं है, अर्थात कोई नया वर्ड नहीं है, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए कि बॉन्ड अर्थात बंध का मतलब होता है, ठीक, 2 लोग को बांधना। अर्थात 2 लोग फिर कैसे बंधते हैं, तो उसके लिए अर्थात बंधने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात किसी भी एटम को, केमिस्ट्री की भाषा में बात कर रहे हैं हम, कि किसी भी एटम को बाउंड करने के लिए, अर्थात एक दूसरे से के पास रखने के लिए जो भी अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है उसे क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। अर्थात बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स। अर्थात बंध क्या है? बंध एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके थ्रू 2 एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है? एक रिलेशन है, जिसके थ्रू 2 एटम आपस में जुड़े रहते हैं। फिर बात आती है कि बॉन्ड प्रकार कितने होते हैं, अर्थात बंध के कितने प्रकार होते हैं। तो जनरली आप पढ़ते हैं 3। ठीक, कौन कौन सा? आयनिक बॉन्ड आप पढ़े होंगे कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव बनाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनाता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो देखिए वो भी एक प्रकार का बंध ही है, ठीक। और बंध है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक बल यानी एक फोर्स। दूसरा आप पढ़ते हैं कोवेलेंट बांड। कोवेलेंट बांड में क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन उसमें भी आप देखिए दो फोर्स काम करता है, ठीक। कौन कौन सा फोर्स? एक इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक। इसको आप पढ़े हैं या पढ़ेंगे आगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अथवा वैन डर वाल्स फोर्सेज, वैन डर वाल्स फोर्सेज। हालांकि देखिए उसके थ्रू आप देखते हैं दो बांड जो इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, उसमें से आप पढ़े हैं कि जो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर होता है वो आयनिक कंपाउंड में अथवा आयनिक बांड में या मेटेलिक बांड में या कोवेलेंट बांड में पाया जाता है, और जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर बांड होता है उसके लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, या वो 3 फोर्स में या उसके लिए भी 3 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आप पढ़ते हैं, इंड्यूस डायपोल इंड्यूस इंटरेक्शन और डायपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, ठीक। अर्थात उसमें भी 3 हैं। हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, अतः वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डीपली बात नहीं करते हैं उसके लिए। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये सब किसके फैक्टर से हैं या किससे जुड़े हुए हैं? बांड पैरामीटर से। जिसमें से जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? बांड लेंथ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांड लेंथ को, देन आफ्टर हम बात करते हैं बांड एंगल को एंड बांड एनर्जी को। तो चलिए आप हेडिंग बनाइए, बांड लेंथ, ठीक। बांड लेंथ। अब चूंकि देखिए आप बांड समझ चुके हैं, तो बांड हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि बांड क्या है, कि बांड इज द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थात बांड क्या है? एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक। जिसके थ्रू 2 एटम्स या 2 से अधिक एटम्स, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, आपस में बाउंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। फिर बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ मतलब आप जानते हैं कि 2 पर्सन या 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या 2 कोई एरिया हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है कहलाता है लेंथ, यानी दूरी, ठीक। वो क्या है? जैसे मान लीजिए ए है या बी है, इनके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। उसी प्रकार से जो बंध की लंबाई होती है, किसकी? बंध की लंबाई यानी बांड की लेंथ, ठीक। बांड की लेंथ वो क्या कहलाती है? बांड लेंथ, यानी बंध की लंबाई बराबर क्या? बांड लेंथ। अब इसको आप केमिस्ट्री में कैसे समझेंगे? तो देखिए 2 एटम्स होते हैं, वो एटम्स आपस में बाउंड रहते हैं, यानी बंधे हुए रहते हैं। जब वो एटम्स आपस में बंधे हुए हैं यानी दूसरे से अटैच है, तो कोई ना कोई बांड बनाएंगे। जैसे अभी हम पीछे बात किए कि जो आपका जनरली बांड होता है वो होता है आयनिक, कोवैलेंट, ठीक, और कोऑर्डिनेट, जिसमें से कोऑर्डिनेट एक प्रकार का स्पेशल कंडीशन है कोवैलेंट बांड का। चूंकि हम बात कर रहे हैं बांड लेंथ की, ना कि बांड की, अतः वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डीपली लेके आपको नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जितना आपके काम का है यहाँ पे उतना आप सीख लीजिए। तो हमने भी आपसे क्या कहा था कि जो बांड है आपका जनरली 2 प्रकार का, तो एक आयनिक होता, तो आयनिक में क्या होता कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस की वजह से बनता है, लेकिन जो आपका कोवेलेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। तो जो बांड लेंथ डिफाइन किया गया है ये कोवेलेंटली बाउंडेड एटम के थ्रू डिफाइन किया गया। अर्थात कोई भी जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, यानी कोई भी एटम जो अटैच हैं वो कोवेलेंट बांड के जब थ्रू अटैच हैं तो वहाँ पे डिफाइन किया गया है। और कुछ इस प्रकार से कि मान लीजिए देखिए एक एटम ए है, ठीक, कोई एटम ए है और कोई एटम बी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में अटैच हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपस में अटैच हो रहे हैं, जिससे एक बांड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो बांड आपका कोवेलेंट बांड है, जिसमें ये आपका ए और ए बी, ठीक, और इन दोनों का ये सेंटर है। इन दोनों के क्या है? सेंटर। अर्थात हम मान लेते हैं कि इनका न्यूक्लियस यहाँ है और इसका न्यूक्लियस यहाँ है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस का जो के बीच का डिस्टेंस होता है इन दोनों के, अर्थात एटम ए और बी जब दोनों आपस में कंबाइन हैं यानी बंधे हुए हैं थ्रू कोवेलेंट बांड, तो इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाता है आपका बांड लेंथ। क्या कहलाता है? बांड लेंथ। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, कहाँ से लेकर के? इसके सेंटर यानी इसके न्यूक्लियस से लेकर के इसके न्यूक्लियस तक का जो दूरी है, कब? जब ये आपस में कोवेलेंट बांड के थ्रू अटैच हैं, तब वह दूरी, वह डिस्टेंस कहलाता है बांड लेंथ। अर्थात अगर अब आपको डिफाइन करना हो तो आप इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं
कि द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज इट्स बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो ये डिफिनेशन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप लिख लीजिए, इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक, टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। चलिए, डिफिनेशन हो गया। अब हम इसके बारे में और समझते हैं। चूंकि देखिए, ये जो बॉन्ड लेंथ है या ये जो आपको देख रहे हैं, ये एटम है दोनों। ठीक, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अर्थात बहुत बड़े तो होते नहीं हैं। यानी कि जो आप जानते हैं साइज होती है एटम की बहुत छोटी होती है। जब एटम की साइज बहुत छोटी होती है तो इनका जो बीच का दूरी होगी वो भी छोटा ही होगा, अर्थात शार्टर होगा, छोटा से छोटा होता है। ठीक, तो फिर इसको बात करते हैं मेजर करने के लिए, अर्थात इस बांड के लेंथ को, चूंकि लेंथ क्या एक लंबाई है, तो आप जानते हैं लंबाई को मेजर करने के लिए कई सारे पैमाने हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ठीक, किलोमीटर या मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक, बहुत सारे यूनिट हैं, एंगस्ट्राम, पिकोमीटर। तो उनमें से कौन से यूनिट सुटेबल होते हैं, अर्थात इसको यानी कि बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट ज़्यादा सुटेबल होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे छोटा सा हेडिंग टाइप का। ठीक, मेजरमेंट यूनिट। ठीक, मेंट यूनिट। तो इनमें से ये जो दूरी है ये बहुत ही छोटी होती है, अर्थात जो बॉन्ड लेंथ है क्या है, बहुत ही छोटी दूरी है, यानी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। अतः इसके लिए जनरली यूज किया जाता है एंगस्ट्राम अथवा पिकोमीटर। ठीक, आप लिखेंगे इसमें सिंस बॉन्ड लेंथ इज ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस दस इट इज मेजर इन, ठीक, अथवा मेजर्ड इन एंगस्ट्राम अथवा पिकोमीटर। ठीक, किसमें, एंगस्ट्राम में अथवा पिकोमीटर में। ठीक, अब फिर हम बात करते हैं कि एक एंगस्ट्राम या एक पिकोमीटर बराबर होता कितना है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपका जो एक एंगस्ट्राम होता है, कितना, एक एंगस्ट्राम, ये होता है 10⁻10 मीटर के, और जो आपका एक पिकोमीटर होता है ये होता आपका 10⁻12 मीटर के। अर्थात अगर मान लीजिए मीटर अथवा सेंटीमीटर में कहीं दिया गया है और आपको उसको कैलकुलेट करना है एंगस्ट्राम में, तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखना है कि इस बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अर्थात बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा हम इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि ये जो आपका बॉन्ड लेंथ टॉपिक है, अर्थात केवल इतना टॉपिक, ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, जिसमें से आप सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी नाम के चैप्टर में पढ़े होंगे। हालांकि हमारा अभी तक वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन आप जहाँ भी पढ़े होंगे, जिस भी विद्यालय के स्टूडेंट होंगे, उसमें आप सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी नाम के चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़े होंगे। अर्थात ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, अतः ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पर क्वेश्चन देखा जाए कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बनेगा कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ एंड व्हाट इज द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट बॉन्ड लेंथ। अर्थात बॉन्ड लेंथ क्या होता है तथा इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक, आपका जानते हैं आप एग्जाम आ रहा है, एग्जाम का डेट भी घोषित हो चुका है, जिनमें से जो आपका सिद्धांत यूनिवर्सिटी है उसका पेपर केमिस्ट्री का 4 अप्रैल को है। ठीक, कब है, 4 अप्रैल को है। कहाँ का पेपर है वो,
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मैं भी आपको अच्छा खासा मार्क्स ये दे देगा। चलिए, हम जहाँ तक बात कर रहे थे तो हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग की। तो आप लिखेंगे हेडिंग में, ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। अब देखिए, इसमें से जो सबसे पहला फैक्टर्स है जिसकी हम बात करते हैं वो है एटॉमिक साइज की। किसकी है? एटॉमिक साइज की। अब देखिए, साइज से क्या लेना देना है, कैसे आप समझेंगे? तो देखिए, चूंकि ये दोनों एटम आपस में कंबाइन होते हैं जिससे एक मॉलिक्यूल बनता है और उनके बीच एक बॉन्ड बनता है, अर्थात एटम के जुड़ने की वजह से ही क्या बना है? बॉन्ड बना है। अतः कहीं ना कहीं एटम की साइज उस पर प्रभाव डाल रहा होगा। कैसे डाल रहा होगा? देखिए, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पहले के वीडियो में अगर देखे होंगे तो हमने उसमें बात किया है एटॉमिक रेडियाई के बारे में। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, तो ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यह न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट सेल के, अर्थात ये जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। आप पढ़े हैं, बताया गया है कि न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के क्लाउड या आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या है? रेडियाई है। किसकी रेडियाई है? एटॉमिक की रेडियाई है। अतः आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर दो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, ठीक, तो उनका ये जो रेडियाई है ये आपस में अटैच है, अर्थात ये जो आर एक रेडियाई ए है, ए रेडियाई ए है, इन दोनों का जो सम है वो नियरली 21 के इक्वल है। अर्थात बॉन्ड लेंथ के इक्वल कौन है? इन दोनों का रेडियाई। ये भी तो आप कह सकते हैं। तो देखिए, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया। ये कौन सा रेडियस है ये अलग की बात है कि कोवेलेंट है कि आयनिक है। हालांकि इसमें आयनिक की तो बात ही नहीं की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट की बात की जा रही है, या फिर वान डेर वाल्स में है, कौन सा है ये अलग की बात है। लेकिन फिर भी देखिए, एक प्रकार का रेडियस ही है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसकी रेडियाई कहीं ना कहीं यहाँ पे फैक्टर डालेगी। तो अगर एटम बड़े बड़े हैं, अर्थात जो हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, अगर एटम की साइज बड़ी है यानी बड़े बड़े एटम हैं, तो जब ये अटैच होंगे आपस में, जैसे एक छोटे एटम ले लीजिए आप, इन दोनों को जोड़िए तो आप इस प्रकार जोड़ेंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे, तो एक ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। और आप दो बड़े बड़े एटम को ऐसे ले लीजिए, इनको ऐड करिए, जोड़िए आपस में, ठीक, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये बड़ा ऐसे होगा, ठीक, ये। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप एटम की साइज बढ़ाते जा रहे हैं, अर्थात एटम की रेडियाई बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि अगर जो कंबाइनिंग एटम हैं, यानी हम बॉन्ड लेंथ की जिसकी बात कर रहे हैं, अगर उन एटम्स की रेडियाई या साइज बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ये एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक, ठीक, एटॉमिक रेडियाई के, ठीक, एटॉमिक रेडियाई के। अर्थात रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा, रेडियस छोटा होगा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। आई होप आप ये भी कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले फैक्टर्स अफेक्टिंग की, यानी अगला इसका फैक्टर कौन सा है जो इसको अफेक्ट करता है। तो अगला जो है आपका ये है हाइब्रिडाइजेशन। कौन है? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अभी इसको देखिए आप कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फैक्टर यानी अफेक्ट करता है इसको। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन भी इसको सीधे सीधे प्रभावित करता है, यानी डायरेक्टली अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन भी प्रभावित करता है, यानी अफेक्ट डालता है, लेकिन कैसे यही आपको समझना है, ठीक। तो देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये हम कैसे कह रहे हैं कि प्रभावित करता है। तो चूंकि देखिए, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं, तो उसमें एक एटम कौन है? कार्बन है, और दूसरा कौन है? कोई भी है, जैसे हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक में बेसिकली आप देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो मेनली रहता है, हालांकि उससे कभी कभी हेट्रो एटम अर्थात क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन या अन्य कोई भी आके जुड़ जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन इसका मेन कौन है? कार्बन है।
अब कार्बन है या कोई भी अगर दूसरा रहता तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन रहता, ठीक। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहता है। अब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन समझा चुके हैं, तो जिस प्रकार से आप कार्बन के लिए देख सकते हैं उस प्रकार से आप अन्य एटम्स के लिए भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें आप देखिए PCl5 जैसा मॉलिक्यूल भी देखते हैं, वहीं पे आप H2O भी देखते हैं, फिर वहीं पे आप H3O+ भी देखने लगते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ ऐसे देखते हैं जो कि कार्बन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कैसे हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट करता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक, इसमें आप देखते हैं मेनली 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कितने मेनली 3, कौन कौन सा, sp, sp2 और sp3, अर्थात 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 तरह के यहाँ हाइब्रिडेशन देखते हैं, ठीक। 3 कौन कौन से, sp, sp2, sp3, जिनमें से जिसके पास परसेंटेज यस कैरेक्टर जितना अधिक होता है, ठीक। क्या कहा हमने, परसेंटेज यस कैरेक्टर जिसका जितना अधिक होता है, ठीक। परसेंटेज यस कैरेक्टर जिसका जितना अधिक होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक, वो क्या होता है, उतना ही कम होता है। अर्थात ऐसे कंपाउंड्स जिसमें परसेंटेज यस कैरेक्टर, ठीक, ऑफ हाइब्रिडाइड एटम्स जितने अधिक होता है उससे जुड़े हुए जो एटम हैं उनके बीच के जो बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वो उतना ही कम होता है। क्या होता है, उतना ही कम होता है। अब बात आती है कि ये आपका परसेंटेज यस कैरेक्टर क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे। तो देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में एक होती है और परसेंट में अगर देखा जाए, ठीक, तो 100% होती है। अर्थात कोई भी वस्तु ले ली जाए तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का या इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कंपेयर करवाएं इस परसेंटेज से या 100 से, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको डाटा मिलेगा। जैसे यहाँ देखा जाए, अर्थात sp हाइब्रिडाइजेशन में तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अर्थात एक s और दूसरा p, एक s दूसरा p, अर्थात इसमें 2 लोग हैं जो 2 लोग मिलके आपस में यानी ओवरऑल 100% हैं। तो अगर देखा जाए तो इनका ईच यानी प्रत्येक का परसेंटेज कितना है, तो आप 100 में अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो आगे कितना, 50%। अर्थात इस sp में 50% यस है और 50% कौन है, p है, यानी ये दोनों लोग 50-50% हैं। फिर अगर हम बात करें sp2 में यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ देखिए ये 3 लोग अर्थात एक यस और 2 p ऑर्बिटल मिलके 100% है, यानी यहाँ पे कंप्लीट कितना है, एक यस 2 p। इनमें प्रत्येक का कितना परसेंटेज है, तो इसमें से आप डिवाइड करिए, तो आप 100 में डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो आएगा एक का 33.3%। अर्थात इसमें एक यस है 2 p है, तो यस का कितना आता है 33.3% और p का आता है लगभग 67%। कितना, 67, यानी हम इस 33.3 को हम सीधे मान लेते हैं 33%। तो ये कितना है, यस वाला ये है आपका 33% और p कितना है 67% है, क्योंकि इसमें 2 p है। तो आप 33 और 33 जोड़ेंगे और जो बाकी पॉइंट बच रहा था उनको ऐड करेंगे तो कितना आता है, लगभग 67%। फिर बात करते हैं sp3 की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, एक यस है 3 p हैं, और ये 4 ऑर्बिटल मिलके 100% बना रहे हैं। कितना, 100%। अतः इनका अगर देखा जाए तो आप 100 में डिवाइड करिए 4 से, तो बराबर आएगा एक का 25%, ठीक। यानी इनका जो इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, जो ये प्रतिभाग कर रहे हैं यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें से एक की हिस्सेदारी कितनी है, 25% है। अर्थात यस कितना है, 25% है, और p आपका है 75%। कितना, 75%। अब देखिए इस परसेंटेज का इस बॉन्ड लेंथ से कैसा रिलेशन है। तो देखिए रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, चूंकि आप जानते हैं कि सिग्मा एंड पाई, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि सिग्मा एंड पाई उसमें पाया जाता है, ठीक। सिग्मा भी पाया जाता है, पाई भी पाया जाता है। उसके लिए आप पढ़े होंगे एटॉमिक ओवरलैपिंग, अर्थात एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे ओवरलैप करते हैं। जैसे ये तो अलग की बात है, नहीं बड़े लेवल पे है कि एटम एटम आपस में कंबाइन हुए, एक्चुअल में तो कंबाइन कौन हुआ है, उसके ऑर्बिटल्स हुए हैं, ठीक। चाहे साइड बाय साइड और चाहे हेड ऑन हेड। अगर हेड ऑन हेड ओवरलैप किए हैं तो सिग्मा, और साइड बाय साइड किए हैं तो पाई। फिर देखिए अगर इस तरह ओवरलैपिंग हुई है तो
उसी में तो ऑर्बिटल होगा, अर्थात S होगा या P होगा या D होगा। अब अगर बॉन्डिंग करते समय यानी जुड़ते समय, बंध बनाते समय वो S ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं? S ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं कि जो S ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से पहले कौन आता है? सबसे पहले अगर बात की जाए ऑर्बिटल की तो सबसे पहले आता है कौन? S आता है। अगर ये ऑर्बिटल है, ठीक, तो पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, और फिर देन आफ्टर कौन आता है आपका? F। अब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं आपस में, वो S के थ्रू जुड़ रहे हैं। अब एग्जांपल हम देख के आपको समझा देंगे। वो S के थ्रू अगर जुड़ रहे हैं तो S किसके पास जाते हैं? न्यूक्लियस के। अब चूंकि ऑर्बिटल जुड़ रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास जा पाएगा या न्यूक्लियस के थ्रू अटैच होना चाहेगा तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस के पास चला जाए। ऐसा इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर वह S के थ्रू जुड़ेगा या ऐसे ऑर्बिटल से जुड़ेगा जिसमें परसेंटेज S कैरेक्टर क्या है? अधिक है, अर्थात ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनके पास S की या पॉजिटिव चार्ज की मेजॉरिटी ज़्यादा है, उसके पास जाएगा तो उसके पास ज़्यादा पास जाएगा, यानी ज़्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक, यानी कि P या D की तुलना में। तो इस प्रकार देखिए, तो जिसके पास परसेंटेज S कैरेक्टर यानी ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी? न्यूक्लियस की, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी क्लाउड ज़्यादा घुसेगा। जब ज़्यादा पास जाएगा इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटा होगा, यानी कि परसेंटेज S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ के यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? परसेंटेज S कैरेक्टर, ठीक। अगर परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगा। अतः अगर देखा जाए इसमें कुछ हाइब्रिडाइड मॉलिक्यूल को लेकर के तो कुछ इस प्रकार से इसका ऑर्डर प्राप्त होता है। जैसे अगर हम ले लें एक sp, अब sp आप पढ़ चुके हैं, कौन सा था आपका एग्जाम्पल? याद करिए, एस्टाइलिन मॉलिक्यूल था। कौन सा था? एस्टाइलिन मॉलिक्यूल, ठीक। जी, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रखता है, ठीक। यह है आपका एस्टाइलिन मॉलिक्यूल। तो एस्टाइलिन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक, बेसिकली ये वाला बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ये क्या होगा? छोटा होगा। तो क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये जो आपका कार्बन है ये किसमें है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे पता चला? आप ट्रिक याद करिए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2, यहाँ पर भी 1 2, अर्थात दोनों कार्बन sp में है, ठीक। इसका मतलब ये बहुत क्लोज अटैच होंगे। ये क्या होंगे? बहुत पास होंगे। अतः इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बहुत कम होगा। फिर हम बात करते हैं अगर sp2 वाले की, तो आपका sp2 वाला इस प्रकार था, ठीक। कौन सा था देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका क्या था? एथिलीन मॉलिक्यूल, ठीक। ये याद करिए, ये था आपका डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक, एथिलीन मॉलिक्यूल। इसके जो बॉन्ड लेंथ होता है इससे क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि इसके पास परसेंटेज कैरेक्टर कितना है? 50% है। इसके पास कितना परसेंटेज कैरेक्टर? 33% है, ठीक। और इससे बड़ा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है किसका? CH4 मॉलिक्यूल का, या अगर इस तरह हम रखें इथेन मॉलिक्यूल। चलिए इथेन की बात कर लेते हैं, ठीक। ये कार्बन कार्बन का जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक, ये सबसे बड़ा बॉन्ड होता है। अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में sp हाइब्रिडाइज्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उससे बड़ा sp2 वाले में, और सबसे बड़ा sp3 वाले में। अर्थात मोर इज द परसेंटेज S कैरेक्टर, ठीक, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, एंड लेसर इज द परसेंटेज S कैरेक्टर, हायर इज द बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ा तो परसेंटेज S कैरेक्टर छोटा यानी कम, और अगर ये अधिक तो ये कम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अगले फैक्टर्स की, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला आप बनाइए टॉपिक। अगला आपका है बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अब देखिए, हालांकि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है इसको आप बेटर तरीके से देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो भी
आप देखते हैं एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें आप बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं या करते हैं, तो वहाँ पे ABMO अर्थात नॉन बॉन्डेड अथवा एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तथा BMO अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके थ्रू आप निकालते हैं। अर्थात BMO माइनस ABMO बराबर आप निकालते हैं, यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसके लिए फार्मूला निकाला जाता है, ये होता है 1/2 करके, ठीक, BMO माइनस ABMO, ठीक, जिसमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे निकाला जाता है। और इसका जितना वैल्यू आता है निकल करके वही बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड के, ठीक, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड के। अब जो एमओटी थ्योरी पढ़े होंगे, यानी वो स्टूडेंट जो एमओटी थ्योरी पढ़े होंगे वो इसके थ्रू निकाल सकते हैं। हालांकि जब बात कभी आएगी या किसी वीडियो में जब हम बताएंगे एमओटी थ्योरी क्या है तो आप वहाँ पे अच्छे समझ जाएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके लिए इतना ही है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड को बताता है। कितना? नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड की संख्या को। जैसे आप देखते हैं कि टोटल जो आप मैक्सिमम बॉन्ड देखते हैं, या तो सिंगल यानी अकेला बॉन्ड रहता है, कहीं पे एक बॉन्ड पाया जाता है, या तो डबल पाया जाता है, या तो ट्रिपल पाया जाता है। अर्थात या तो सिंगल बॉन्ड होता है कहीं पे यानी किसी कंपाउंड में, या तो डबल बॉन्ड होता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यही तीनों होते हैं, ठीक। तो इन सब में अगर देखा जाए कि बॉन्ड लेंथ क्या हो, किससे प्रभावित होगा, तो देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है या बॉन्ड ऑर्डर जिसका अधिक है, जैसे यहाँ पे अगर इस फार्मूले से बॉन्ड ऑर्डर यानी जो वैल्यू आएगा निकल करके, अगर 3 आता तो कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, अगर 2 आता तो कहते हैं डबल बॉन्ड है, और अगर 1 आता तो कहते हैं सिंगल बॉन्ड है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता है तब बॉन्ड लेंथ क्या होता है? घटता है। अर्थात अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ठीक, तो जो बॉन्ड लेंथ है, कौन? बॉन्ड लेंथ, यह क्या होता है? घटता है। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड ऑर्डर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, या बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। कैसे? तो इसको आप ऐसे समझिए कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक, मान लीजिए एक व्यक्ति इधर एक है, ठीक, ये एक हाथ से किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, यानी कि 2 लोग ऐसे आपस में, जैसे आप छोटे रहे होंगे तो आप गेम जरूर खेले होंगे, ठीक, इसमें एक दूसरे का आप हाथ पकड़ के खिंचवल करते हैं, जिसको आम भाषा में लोग खो खो बोलते हैं, ठीक, यूनो खो खो आप जानते होंगे। इसमें ऐसे नहीं, खो खो नहीं बोलते हैं, वो ऐसे पाई वाई पार लगा करके ऐसे हाथ खींचते हैं, पता नहीं क्या नाम है गेम का, याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो जिसमें आप क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे खींचते रहते हैं अपनी तरफ, ऐसे बीच में ऐसे लाइनिंग रहती है, जैसे मान लीजिए ये लाइनिंग है, ठीक, ऐसे, तो इधर से एक लोग रहेंगे और एक लोग इधर रहेंगे, तो ऐसे अपना हाथ खींचेंगे और फिर खिंचवल करेंगे, ठीक। फिर कुछ ऐसे ही आपको यहाँ समझना है कि ये 2 लोग क्या रहे हैं कि एक दूसरे को अपने खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, यानी ये जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, यानी ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला इसको खींच रहा है। अभी एक एक हाथ से खींच रहे हैं, तो ये एक एक हाथ से जब खींचेंगे तो उतना फोर्स नहीं लगेगा जितना कि ये 2-2 हाथ से खींचेंगे। मतलब अगर इन्हीं की तुलना में या बगल में कोई ऐसा है जो 2-2 हाथ से खींच रहा हो, यानी एक दूसरे को दोनों हाथ से खींच रहे हो ऐसे, ठीक, तो ये ज़्यादा तेजी से या ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक। जब ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा इसका मतलब ये एक दूसरे के जब ज़्यादा पास आएंगे, तो ठीक उसी प्रकार से एटम भी होते हैं कि जब इनके बीच बॉन्ड ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा पास पास आएंगे, और जितने ज़्यादा नंबर में बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? बॉन्ड लेंथ घटता है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, अथवा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। आई होप आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। चलिए, आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है या लास्ट टॉपिक है वो है पोलैरिटी, ठीक, ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक, कि मॉलिक्यूल में कितना
पोलरिटी होती है, अथवा पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक। ORR पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक, यानी उसमें बॉन्ड की पोलरिटी क्या क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक, वो क्या है। तो जो आपका पोलरिटी है, तो पोलरिटी का मतलब ये है कि ये कितना पोलराइज हो रहे हैं, ध्रुवित हो रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो और उसको भूख लगी हो और भोजन चाहिए हो, तो वह भोजन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब उसको हद तक जाने का मतलब ये है कि अगर चोरी भी करना पड़े तो शायद चोरी भी कर लेगा, या खाना खाते समय उसके शरीर में लग जाता है, कपड़े में लग जाता है, तो वे नहीं देखेगा कि कपड़े में लग रहा है कि कहाँ लग रहा है, ठीक। मतलब वो अपना वहाँ पे एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व या इमेज नहीं देखेगा। उसको भूख लगी है, वो खाली खाली क्या करेगा, किसी भी तरीके से भोजन को प्राप्त करना चाहेगा। कौन? जो बहुत भूखा व्यक्ति हो, बहुत दिनों से खाना ना पाया हो। अब अगर वो ऐसा, अगर आप एक्सेप्शन की बात करेंगे कि जो उसूलों के पक्के होते हैं कि हम मर जाएंगे तो फिर भी भोजन नहीं करेंगे, वो अलग की बात है, ठीक है। वो हठ वाली बात अलग की है कि कोई धरना पे बैठा हो, ऐसा नहीं। हमने क्या कहा आपसे कि मतलब जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो, भोजन चाहिए, या उसको आप ऐसे भी समझ लीजिए डॉगी वाला सिस्टम, जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, जब कहीं उनको भोजन दिखता है तो किसी भी तरीके से उसको प्राप्त करना चाहेंगे। अगर आप नहीं भी देते हैं तो शायद काट भी लेंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी इससे मतलब है। तो पोलरिटी से हमारा जो सेंस है कहने का, वो ये है कि देखिए, किसी भी बॉन्ड में, या बॉन्ड के मतलब मॉलिक्यूल या एटम में जितने अधिक पोलरिटी होती है उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही अधिक छोटा होता है, ठीक। अर्थात जिसमें या जिस बॉन्ड में पोलरिटी अधिक होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जो पोलरिटी है, यानी ध्रुवण जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ये अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। कैसे, समझिए। जैसे पोलरिटी को आप ऐसे समझिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू। अब आप जानते हैं कि जितने अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाउ टू, यानी कैसे भी, ठीक। उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कवर करेगा। जैसे आप कबड्डी खेले होंगे, यूनो कबड्डी, ठीक। कबड्डी खेलो, कबड्डी में क्या होता है कि एक व्यक्ति जब दूसरी तरफ पढ़ाने जाता है, ठीक, तो उसको कई लोग घेर के पकड़ते हैं। तो दिमाग में क्या रहता है कि उसको पकड़ना ही पकड़ना है, तो कई लोग क्या करते हैं, इधर अटैक कर देते हैं। जब अटैक कर देते हैं तो उसको घेर लेते हैं। जैसे ये व्यक्ति है, इसको कई लोग जब घेरेंगे इसे चारों तरफ से, तो इसको पकड़ने के लिए खूब पास पास आएंगे, ठीक। क्या करेंगे, खूब पास पास आएंगे। और जब खूब पास पास हो जाएंगे, यानी ये सब एक दूसरे क्या हो गए, क्लोज हो गए, यानी कि चिपक गए। जब चिपक गए तो दूरी क्या बढ़ेगी, नहीं, डिस्टेंस तो घटेगी। इसका मतलब पोलरिटी जितना ज़्यादा होगा, ठीक, यानी जितना ज़्यादा लोग उसको घेरेंगे उतना ही अधिक पास पास आएंगे। और जब अधिक पास पास आ जाएंगे तो जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी हो, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब अगर इसको हम एग्जाम्पल को लेकर के देखें तो जितने अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है कार्बन से, उसका बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होता है। जैसे अगर बात किया जाए कि इस कार्बन से एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर इसी कार्बन से ऑक्सीजन जुटा हुआ है, फिर इसी कार्बन से नाइट्रोजन जुटा हुआ है, और फिर इसी कार्बन से सल्फर जुटा हुआ है। मान लीजिए सिंगल बॉन्ड के स्रोत सब हैं, तो इन सब में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। जैसे ये कार्बन तो सबके लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। इसका मतलब ये इसके खूब पास होगा। कौन, ये फ्लोरीन, अर्थात इसके इस कार्बन के बहुत ज़्यादा पास होगा। जब बहुत ज़्यादा पास होगा तो इसकी जो जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगी, बहुत छोटी होगी, ठीक, यानी सबसे छोटी होगी। फिर इससे बड़ा किसका होगा बॉन्ड लेंथ, इस ऑक्सीजन का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और ज़्यादा और कम होती है इससे। अतः सबसे छोटा ये होगा और उससे बड़ा ये होगा। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन की कम। अतः इसका बॉन्ड लेंथ छोटा, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा, और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, सल्फर का, ठीक। इसका मतलब मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड, ठीक, शार्टर इज द बॉन्ड लेंथ। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच रहेगा उतना ही बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पोलरिटी है, ठीक, पोलरिटी बढ़ने से
जो बॉन्ड लेंथ होता है ये घटता है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि पोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, अथवा उल्टा इसको लिखिए ऐसे कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी, ठीक, ऑफ द बॉन्ड। आई होप आप ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक, आप ये भी कॉन्सेप्ट क्या होंगे, समझ गए होंगे। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, बॉन्ड लेंथ का, विथ एग्जाम्पल। चलिए अब हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि इसमें आपने क्या क्या देखा। तो आपने जो इसमें हेडिंग बनाया मेन बॉन्ड पैरामीटर था, जिसमें जो बॉन्ड पैरामीटर के टॉपिक्स हैं में 3 हैं, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी है, जिसमें से हमने आज बात किया बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ में हमने बॉन्ड लेंथ को डिफाइन किया, फिर मेजरमेंट यूनिट बताया क्या क्या इसके यूनिट होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर इसके फैक्टर्स को बताया। फैक्टर में हमने क्या क्या दिखाया। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर था वो था एटॉमिक साइज, दूसरा था आपका हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा आपका बॉन्ड ऑर्डर, और चौथा आपका चौथा आपका क्या है, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आप हमारे अन्य वीडियो को देखना चाहते हो, तो गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट का यूज करिए, अर्थात उसमें आप कमेंट करिए, यानी कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, कमेंट करिए। और यदि आप कोई सुझाव हमको देना चाहते हैं तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।